आज केरल को मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से दिखाएंगे हरी झंडी। 200 करोड़ रुपए के मंसूबों का रखेंगे संगे बुनियाद और करेंगे इफ्तिताह। वजीर-ए-आजम आज दादर नागर हवेली का करेंगे दौरा। सिलवासा में मेडिकल कॉलेज का भी करेंगे इफ्तिताह। स्कूल, सड़क और पानी जैसे मंसूबों से मुतालिक 4,850 करोड़ से ज्यादा के मंसूबों का रखेंगे संगे बुनियाद और होगा इफ्तिताह। कर्नाटक में आज और चढ़ेगा इंतखाबी पारा। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर अमित शाह 3 असेंबली हलकों में करेंगे तशरीफ। प्रियंका गांधी मैसूर और चामराजनगर में करेंगी रैली। आम आदमी पार्टी की मुहिम आज से होगी शुरू। जेडीएस ने भी दिखाई ताकत। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से अब तक 500 भारतीयों को निकाला बाहर। सूडान के अफसरान अक़वाम मुत्तहिदा अरब अमारात समेत अमेरिका के मुसलसल राब्ते में हैं भारतीय अफसरान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने सूडान के बहरान पर सलामती कौंसिल से मदाखलत की अपील करते हुए कहा कि खबरदार, कहा तनाज़े के नताइज पर होंगे बुरे। अब तक 400 से ज़ायद अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पनामा के दौरे पर भारत लातीनी अमेरिकी बिजनेस फोरम से किया खिताब। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताउन की अहमियत पर दिया जोर। पनामा के सदर से भी की बातचीत। और आईपीएल में गुजरात टाइटंस का मुंबई इंडियंस से अहमदाबाद में मुकाबला आज। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को दी थी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पर केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेल गाड़ी को रवाना करेंगे। मेक इन इंडिया पहल के तहत आने वाले सालों में 400 वंदे भारत रेल गाड़ियों की तामीर का निशाना रखा गया है। ये ट्रेन मुसाफिरों को जदीद, आरामदेह सहूलियात मुहैया कराएगी और इलाके में सयाहत और माशी तरक्की को बढ़ावा देगी। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म केरल में 3,200 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे, जिनमें तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड और वरकलेश्वर गिरी रेलवे स्टेशनों की तामीर नौ शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी डुंडीगुल, पलानी, पलक्कड़ रेल स्टेशन की बिजलीकारी को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। कोची वाटर मेट्रो को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। ये प्रोजेक्ट 10 जजीरों को कोची से बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कश्तियों से जोड़ेगा। पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क का संगे बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज तिरुवनंतपुरम में वंदे भारत एक्सप्रेस का आगाज करेंगे। ये केरल के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। इस ट्रेन के चलने से केरल के कई अजला को लोगों को फायदा होगा। इस बारे में मजीद मालूमात के लिए हमारे नुमाइंदे अभिषेक सिंह ने जुनूबी रेलवे के जोनल मैनेजर RN सिंह से खुसूसी बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को तिरुवनंतपुरम से वंदे भारत की 16वीं रैक को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हालांकि ये केरल के लिए पहली वंदे भारत होगी और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है सदर्न रेलवे के जनरल मैनेजर RN सिंह जी। सर, दूरदर्शन न्यूज से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि पिछले 1 महीने का अगर अंतराल देखें तो प्रधानमंत्री का लगातार दौरा रहा है, सिकंदराबाद, चेन्नई और फिर आप ही के जोन में ये केरल को भी एक गिफ्ट मिलने जा। जी, ये वंदे भारत जो अलग अलग राज्यों से चल रही है, तो उसी क्रम में अब केरल का भी में पहली वंदे भारत चल रही है। तो पहला प्रयास ये है कि हर
राज्य को कम से कम एक वंदे भारत मिले। तो उस प्रयास की कड़ी में ये हमारी 16वीं वंदे भारत यहाँ से चलेगी, जो कि तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक जाएगी, जो कि केरल का पूरा वेस्ट कोस्ट कवर करती है। लगभग 585 किलोमीटर की डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस राजधानी लगभग 9.5 से 10 घंटे के बीच में कवर करती है, जबकि वंदे भारत लगभग 8 घंटे में ये डिस्टेंस कवर करेगी। ये बहुत बड़ा केरल स्टेट के लिए गिफ्ट है, माइलस्टोन है। इस क्षेत्र में सर टूरिज्म को लेकर के, क्योंकि यहाँ के केरल के लोगों को जो क्या फायदा होता है, साथ साथ केरल में बहुत बाहर से भी सैलानी आते हैं, टूरिज्म को कितना बूस्टअप होगा? आप ये केरल को अगर आप इसकी ज्योग्राफी देखें तो जितने टूरिस्ट प्लेस हैं ज्यादातर वेस्ट कोस्ट के अलोंग हैं, और फॉर्चुनेटली ये वंदे भारत भी वेस्ट कोस्ट के अलोंग ही चलेगी। तो जितने भी ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन आए, तो तिरुवनंतपुरम हो गया, कोल्लम हो गया, कोट्टायम हो गया, फिर आपका त्रिशूर हो गया, फिर कोझिकोड हो गया, कासरगोड हो गया, कन्नूर हो गया। तो ये सारे बहुत हाई फुटफॉल वाले टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और वंदे भारत इन्हीं टूरिस्ट डेस्टिनेशन को जोड़ने का काम करेगी। और वंदे भारत अपने आप में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। चेन्नई से कोयम्बटूर, 2 बड़े शहरों में व्यापारिक गतिविधियों को भी काफी बढ़ावा मिला। इस क्षेत्र में भी सर आपको क्या लगता है, जो रोजगार करने वाले लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग हो, उनको कितना बड़ा फायदा मिलने जा रहा है? ये जो वेस्ट कोस्ट वाली लाइन है त्रिवेंद्रम से लेके कासरगोड बेंगलोर तक जो जाती है, इस पे बहुत ज्यादा कम्यूटर मूवमेंट है और लगातार इस क्षेत्र में हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और पब्लिक की डिमांड रहती है कि इस पे और ज्यादा ट्रेनें चलाएं और तेज गति से ट्रेन चलाएं। वंदे भारत के अलावा भी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ बताइए। सरकार की ये प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर एक तो मैंने जैसा कि आपको बताया, जो वेस्ट कोस्ट लाइन है तिरुवनंतपुरम से मैंगलोर तक, इस पे हम स्पीड रेजिंग का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी इस क्षेत्र में हाई डेंसिटी रूट हैं, कई अभी भी यहाँ सिंगल लाइन है। पहले गेज कन्वर्जन नहीं हुआ था, अब सारा गेज कन्वर्जन होकर बीजी रूट हो गया है। सिंगल लाइन को डबल लाइन किया जा रहा है। केरल में ऑलरेडी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। एक छोटा सा पालघाट से नीलाम्बूर सेक्शन है, वो भी दिसंबर तक हो जाएगा। केरल विल बिकम 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क। प्रधानमंत्री का कहना था कि रेल को गति मिलेगी तो देश को प्रगति, और इसका जो असर है आप पिछले 1-2-3 महीने के अंदर देख सकते हैं किस तरीके से न सिर्फ उत्तरी भारत में बल्कि दक्षिण भारत में भी, चाहे वंदे भारत की बात हो, रीडेवलपमेंट ऑफ स्टेशंस की बात हो, विद्युतीकरण की बात हो, किस तरीके से लगातार काम तेजी से जारी है। कैमरामैन भीम सिंह के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, तिरुवनंतपुरम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे और इसे कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इसका संग बुनियाद 2019 में रखा था। इससे मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके दादर और नागर हवेली, दमन और देव के शहरियों को सेहत खदमात में काबिल कदर इजाफा होगा। जदीद मेडिकल कॉलेज में जदीद सहूलियात से लैस मरकज, कौम और बैनुल-अक़वामी जराइद से लैस 24 घंटे मरकजी लाइब्रेरी, खुसूसी तिब्बी वर्करों, तिब्बी तजर्बेगाह, स्मार्ट लेक्चर हॉल्स, तहकीकी तजर्बेगाह और खेल सहूलियात शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म सिलवासा के साहिली मैदान में 4,850 करोड़ रुपए से ज्यादा के 96 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। इन प्रोजेक्टों में दादर और नागर हवेली जिले के मोरखल, खेरी, सिंदोनी और मसाट के सरकारी स्कूल शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म दमन में देविका सी फ्रंट कौम के नाम वक्फ करेंगे। तकरीबन 165 करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन 5.45 सी फ्रंट बनाया गया है। मुल्क में अपनी नौइयत का ये एक ऐसा साहिली मकाम बनाया गया है। इससे मईशत को फ़रोग मिलेगा और ये सयाहों को राग़िब करेगा। इस आलमी सतह के सयाहती मकाम में जदीद तर्ज की लाइटें, पार्किंग सहूलियात, बागीचे, फूड स्टॉल्स और तफरीह की मुख्तलिफ सहूलियात मुहैया कराई गई हैं। मुस्तकबिल में यहाँ लग्जरी टेंट सिटी बनाने की सहूलत भी की जाएगी। पीर को 500 भारतीय शहरी सूडान की बंदरगाह पहुंच गए हैं और इस तरह से सूडान में फंसे भारतीयों को बाहिफाजत उनके मुल्क वापस लाने का अमल शुरू हो गया है। इन भारतीयों को INS सुमेधा से ऑपरेशन कावेरी के जरिए जद्दा लाया जाएगा और वहां से वो एयर क्राफ्ट के जरिए भारत वापस आएंगे। ये ऑपरेशन सूडान में समुद्री रास्ते के जरिए किया जा रहा है। सूडान में खाना जंगी की वजह से वहाँ हालात का काफ़ी
खराब हैं और फिजाई हुदूद मुकम्मल तौर पर बंद हैं, इसलिए कोई तैयारा परवाज नहीं कर सकता। कल ही भारत के वजीर खारजा ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि ऑपरेशन कावेरी के तहत 500 भारतीय सूडान बंदरगाह पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जहाज और तैयारे शहरियों को वतन वापस लाने के लिए तैयार हैं। वजीर खारजा ने कहा कि हुकूमत हिंद सूडान में अपने शहरियों की मदद के लिए पाबंद अहद है। इसके अलावा वजीर आजम ने ऐलान किया है कि वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा इनखला के काम की निगरानी के लिए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूडान में जारी पुरतशद्दुद सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने एक मीटिंग में बताया कि सूडान में हालात मुसलसल खराब होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तशद्दुद को रोकना चाहिए, वरना ये सूडान में मजीद फैल सकता है और पूरा खित्ता इसकी जद में आ सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि वो जंगी ग्रुपों के मुसलसल राब्ते में हैं और उनसे कशीदगी में कमी और बातचीत का रास्ता इख्तियार करने की अपील कर रहे हैं। गुटरेस ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सूडान के अवाम के साथ है और उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश जारी रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि UN के सूडान अमले और उनके अहले खाना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोशिशें की गई हैं और उनकी मदद के लिए हर मुमकिन तरीक़े तलाश किए जा रहे हैं। गुटरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के कसीर जहती इजलास में बताया कि मग़रबी ममालिक, अरब और एशियाई ममालिक की जानिब से अपने शहरियों को सूडान से बाहिफाजत निकालने की मुहिम जारी है। आपको बता दें कि सूडान में जारी तनाज़े में अब तक कम से कम 427 अफराद हलाक हो चुके हैं और सैकड़ों अफराद जख्मी भी हुए हैं। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात की मुहिम तेज हो गई है। कल पर्चा नामजदगी वापस लेने के बाद कुल 2613 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं, जिनके दरमियान 224 असेंबली सीटों पर मुकाबला 10 मई को होगा। इंतखाबी मौसम में बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर अमित शाह मुसलसल इंतखाबी मुहिम की कमान संभाले हुए हैं। आज अमित शाह बागलकोट और विजयपुरा में रैली करेंगे। इसके अलावा उनका यादगीर में एक रोड शो का भी प्रोग्राम है। वहीं कांग्रेस को इस बार उम्मीद है कि वो क़दार में वापसी करेगी। मुसलसल यहां पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और शिव कुमार सिद्धारमैया समेत बड़े लीडर इंतखाबी मुहिम में तशहीर कर रहे हैं और आज से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी कमान संभालेंगी। प्रियंका मैसूर और चामराजनगर में रोड शो के अलावा रैली भी करेंगी। वहीं कौमी पार्टी का दर्जे हासिल कर चुकी आम आदमी पार्टी भी आज से इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। इसके अलावा JDS इस बार अपने दम पर अकेले इंतखाब लड़कर खुद को साबित करना चाहती है और लिहाजा उसके सरकर्दा लीडर HD देवेगौड़ा और कुमारस्वामी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तराखंड में वाक़े श्री केदारनाथ धाम के कपाट अक़ीदतमंदों के लिए खुल गए हैं। आज सुबह 6:20 पर अक़ीदतमंदों के दर्शन के लिए दरवाजे खोल दिए गए। कपाट पूरी रसूमात के साथ खोले गए हैं। इस दौरान मंदिर को तकरीबन 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। जब वैदिक नारों और बैंड्स की धुनों के दरमियान केदारनाथ धाम के दरवाजे खोले तो पूरी केदारनाथ वादी हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के नारों से गूंज उठी। फुटपाथ और केदारनाथ धाम के इर्द गिर्द 3 से 4 फीट बर्फ पड़ी हुई है और इसके बावजूद अक़ीदतमंद बाबा के दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। मारूफ अदीब तारिक फ़तेह का इंतकाल हो गया है। वो काफ़ी अरसे से बीमार चल रहे थे। वो 73 बरस के थे। तारिक फ़तेह हमेशा पाकिस्तान के कट्टर नाक़िद रहे हैं। उन्होंने कई मौक़ों पर पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया। भारत और हिंदुओं के तईं उनका रवैया हमेशा मुस्बत रहा। तारिक फ़तेह हमेशा मजहबी जुनून के ख़िलाफ़ थे। वो भारतीय सक़ाफ़त को इत्तेहाद का ज़रिया समझते थे। उन पर कई बार पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने हमला किया, लेकिन वो खौफज़दा नहीं हुए, बल्कि मज़ीद बेबाकी के साथ अपनी राय का इजहार करते रहे। RSS ने तारिक फ़तेह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है।
जयपुर में G20 सयाहत एक्सपो का आज आखिरी दिन है। भारत सरकार की सयाहत की वजारत राजस्थान सरकार की सयाहती महकमे के ताउन से G20 सयाहत एक्सपो का एहतमाम कर रही है। भारत की G20 सदारत के मुताबिक और आज़ादी का अमृत महोत्सव काल के उत्सव के मौके पर भारत सरकार की सयाहती वजारत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेशी क़यादत एक मिशन मोड में भारत के सयाहती शोबे को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है। और इसकी तफसीलात बताते हुए वजारत सेहत के सेक्रेटरी अरविंद सिंह ने पीर को बताया कि भारत पूरे मुल्क में 50 नए सयाहती मकामात को फ़रोग़ देने का मंसूबा है और इसके साथ साथ मुल्क में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए 59 नए हवाई रास्तों की शुरुआत करने की भी तजवीज़ की गई है। सयाहत की वजारत ने पहले ही 2 G20 सयाहत वर्किंग ग्रुप की मीटिंगों का एहतमाम किया है। मीटिंगों में ग्रीन टूरिज़्म को फ़रोग़ देना, डिजिटलाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट, MSME के फ़रोग़ और मंजिल के इंतज़ाम के इम्कानात का जायज़ा लिया जा रहा है। सौराष्ट्र तमिल संगमम का सफ़र मुसलसल जारी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सफ़र, जिसमें अपने अंदर बहुत से जज्बाती पहलुओं को समेटे अपने मकासद के साथ कामयाबी के रिकॉर्ड बना रहा है। डीडी न्यूज़ की एक टीम मुसलसल ऐसे ही एक सफरी दस्ते के साथ है। महाराष्ट्र के नंदबार स्टेशन से हमारे नामानिगार मनीष बाजपाई की ये खुसूसी रिपोर्ट। लगातार हम सौराष्ट्र और तमिल संगमम की इस विशेष ट्रेन में मौजूद हमारे साथ बहुत सारे लोग चल रहे हैं और निश्चित तौर पर बहुत आनंददायक ये सफ़र है। अभी हम नंदुरबार एक स्टेशन है, यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ पर स्टेशन पर गाड़ी रुकी हुई है, तो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों से मुखातिब हो जाए कि आखिरकार ये कौन सा स्टेशन है, कहाँ पर हम रुके हुए हैं। भीड़ आप देखिए, पूरे वहाँ से लेकर लगातार आप भीड़ देख सकते हैं और लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। लोग बिल्कुल साथ साथ है, छोड़ भी नहीं रहे हैं। आप ये इनका प्रेम कह लीजिए या इनका एक इमोशन है कि लगातार जब से हम ये सब बातें आपको बता रहे हैं दूरदर्शन समाचार के माध्यम से, ये लोग लगातार हमारे साथ ही साथ चल रहे हैं। बहुत सारी बातें, ये सभी लोग जो है हमारे साथ राजकुमार जी है। राजकुमार जी आप यहाँ पर आइए। राजकुमार जी जो है वो इस पूरे के पूरे जो ये डेलीगेट्स जा रहे हैं उनके इंचार्ज बनाए गए। राजकुमार जी आप बताइए कि क्या फीलिंग्स है, किस तरीके का सफ़र चल रहा है यहाँ पर? ये भी जा रहा है संगम को, संगम में जा रहा सो वोट में जा रहा, सबको बहुत खुशी हो रहा। ये इसको कोई जात नहीं, कोई ये नहीं, सभी वोट में मिलाकर तमिलनाडु में किधर किधर सौराष्ट्र लोग है कि सभी वोट में मिलाकर जा रहा है। कि तो पुराना 500-600 साल के पहले सौराष्ट्र लोग इधर आए तो सभी लोग बीट में है, कोई वोट में नहीं था। अभी वोट में सभी गाँव का, तमिलनाडु का, चेन्नई का भी आया है, बेंगलुरु का भी आया है, अदर स्टेट में कौन सा है कि उस लोग भी आया है, सभी मिलाकर जा रहा। बहुत बहुत खुशी हो रहा। ये प्रोग्राम अरेंज कर दिया मोदी जी को, हमको सबको नमस्कार। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा बुलंद हो रहा है, भारत माता की जय कही जा रही है। और यहाँ पर हम नंदुरबार, हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कि वो इसको दिखाएं। नंदुरबार ये स्टेशन है जहाँ पर हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस स्टेशन से फिलहाल अपने कैमरामैन सेंथिल और अपने सहयोगी आनंद के साथ दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन लगातार आपको इस सफर के बारे में बताते रहेंगे। नमस्कार। और हुकूमत हिंद ने मुल्क में क्वांटम टेक्नोलॉजी की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है। मुख्तलिफ शोबों में क्वांटम टेक्नोलॉजी को तेज़ करने के लिए मिशन का मंसूबा बनाया गया है। इसका मकसद क्वांटम टेक्नोलॉजी के शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा माहिरीन को तरबियत देना है। इसका रोड मैप तैयार करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदान पूरे जोशो खरोश के साथ तैयारी कर रहे हैं और हमारी नामानिगार आयशा खानम ने इस मौजू पर प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा से बात की है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन का ऐलान कर दिया है और केंद्रीय कैबिनेट ने इसका अप्रूवल भी दे दिया है। इसका अप्रूवल जारी हो गया है और इसके बाद अब वैज्ञानिकों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी जो है नेशनल मिशन मोड में तैयार होगी और भारत के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण होगा। प्रोफेसर उर्वशी, थैंक यू दूरदर्शन के लिए बातचीत करने के लिए। प्रोफेसर उर्वशी, ये बताइए कि नेशनल क्वांटम मिशन का ऐलान तो हो गया, तो क्या कहेंगे आप? वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, तो अब आगे क्या होगा? थैंक यू वेरी मच। तो फिर ये जो नेशनल क्वांटम मिशन है ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं
क्वांटम में काम कर रहे हैं कुछ सालों से, हम लोग काफ़ी लीडिंग काम भी कर रहे हैं रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट में। पर अभी ये जो मिशन आएगा तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग सब मिलके एक ऐसा काम कर सकते हैं जो इंडिविजुअली नहीं हो सकती। तो फिर जैसे कि मेरा जो क्षेत्र है वो है सिक्योर कम्युनिकेशंस का, तो हमने काफ़ी सारा ग्राउंड बेस्ड माइलस्टोन अचीव किया है इसमें। सैटेलाइट क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हमारा पहला प्रोजेक्ट है भारत में सैटेलाइट क्वांटम कम्युनिकेशन में। पर अभी जो हम कर सकते हैं, हम दूसरों के साथ सैटेलाइट को फाइबर से जोड़ सकते हैं, फिर फाइबर और सैटेलाइट सब मिलके मतलब भारत के विभिन्न क्षेत्रों को हम एक साथ जोड़ सकते हैं क्वांटम माध्यम से। मतलब वो सिक्योर लिंक होगा, उससे सिक्योरिटी जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारी डेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होगी। तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि अभी हमको लग रहा है कि हम लोग वो सब कर सकते हैं जो कि इंडिविजुअली हम शायद कर नहीं पाते थे पहले। अब तो मिशन मोड की हम बात कर रहे हैं, तो आगे चलकर टी हब्स की बात हो रही है, तो ये तमाम चीज़ें किस तरह से इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए और इसको लागू करने के लिए इस्तेमाल में आएंगे? ये जो टी हब्स बनेगी, इनके साथ हर टी हब के साथ एक सेक्शन 8 कंपनी जुड़ी हुई होगी। तो फिर उसमें जो होगा टी हब में जो रिसर्च होगा वो एक टी हब एक वर्टिकल में बनेगी, तो फिर 4 टी हब्स होंगे। पर एक लीडिंग इंस्टीट्यूट होगा, पर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स को लेके कंसोर्शियम मोड में ये होगा। तो फिर ये लीडिंग इंस्टीट्यूट इसको कोऑर्डिनेट करेगा, जिसने इस क्षेत्र में ज़्यादा काम किया हो पहले, इस तरह से वो डिसाइड की जाएगी, वो गवर्नमेंट करेगी। पर इसमें क्या होगा कि हम लोग जो बेसिक रिसर्च करेंगे, R&D करेंगे, पहले कुछ साल तो हम काफ़ी सारा R&D करेंगे, पर उसके बाद क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनी भी होगी, हम जैसे जैसे R&D मैच्योर होती रहेगी हम उसको प्रोडक्ट स्टेज में भी ले आएंगे। तो फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी पैरेलली शुरू होगा कुछ साल बाद। कुछ साल हमको लगेगा R&D करने में, फिर उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा और अंत में 8 ईयर्स के बाद हम लोग फील्ड डिप्लॉयबल टेक्नोलॉजी की ओर देख रहे हैं। तो अभी प्रोफेसर भी बता रहे थे कि कैसे इसको इस क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में एजुकेशन लेवल और इसकी जानकारी और इसको कैसे एक्लिमेटाइज करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, ये किस तरह से करेंगे? हम लोग क्वांटम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स बनाएंगे, मतलब मास्टर्स इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, एमटेक इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इसको हम रखेंगे। फिर DST के जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि एक साथ मिलके वो मतलब सब वर्टिकल्स को कवर कर सकते हैं। तो फिर ये BSc लेवल, MSc लेवल, फिर इंजीनियरिंग में भी हम क्वांटम टेक्नोलॉजी को ले आएंगे, ताकि स्टूडेंट्स को वो नया नहीं लगे। जब वो PhD में आएंगे तो फिर वो उन्होंने पढ़ा हुआ है। कैसे ये टेक्नोलॉजी, अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर में, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा? भी ये क्वांटम सिक्योरिटी से इस हेल्थ इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी और भी बढ़ जाएगी। फिर जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम जब कुछ भी ब्लड टेस्ट करते हैं, कुछ करते हैं, तो जीनोम सीक्वेंस हो जाता है उसमें। तो फिर वो भी काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे बारे में लोगों को पता चल जाता है। तो फिर हम इनएडवर्टेंटली किसी एनिमी को ये देना नहीं चाहते। हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो बैंकिंग का हो, हेल्थ का हो या डिफेंस का हो, सब कुछ हम सिक्योर रखना चाहते हैं। तो क्वांटम सिक्योरिटी से ये नया माध्यम होगा जिसमें अनपैरेलल्ड सिक्योरिटी होगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी उर्वशी सिन्हा, बता रही थी कि कैसे ये टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में फ्यूचर टेक्नोलॉजी होगी और इससे कैसे डेटा सुरक्षित रखा जा सकता है, और इसमें ना केवल डिफेंस बल्कि आम आदमी की पहुंच तक हेल्थ क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और ये आने वाले दिनों में भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम और बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुँचाने वाली टेक्नोलॉजी होगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ आशा खानम, DD न्यूज़, बैंगलोर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत PFI के तकरीबन 17 मकामात पर NIA की छापेमारी जारी है। PFI के हामी रूपोश हैं, जिन्हें तलाश करने के लिए छापेमारी की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अपने गैर मुल्की सफ़र के अगले मरहले में पनामा के दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भारत लातीनी अमेरिका बिजनेस फोरम से खिताब किया। भारत की मजबूत मईशत की तारीफ करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि 5वें सबसे बड़ी मईशत के तौर पर दुनिया भर में हमारी मौजूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत ने बहरान के वक्त कई ममालिक को अद्वियात फराहम की हैं। दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भारत की तजवीज़ का सभी ने खैर मकदम किया है। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत
ज़राई पैदावार और टेक्नोलॉजी के मैदान में तेजी से तरक्की कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सिलवासा में नमो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म दमन और देव का सी फ्रंट को मुल्क के नाम भी वक्फ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दादर और नागर हवेली सिलवासा में 4,850 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और कौम के नाम वक्फ करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां इंडियन प्रीमियर लीग में आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के दरमियान मुकाबला होगा। ये मैच गुजरात टाइटंस के होम ग्राउंड अहमदाबाद में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में हार्दिक पांड्या की क़यादत वाली गुजरात टाइटंस की कारकर्दगी शानदार रही है। टीम ने इस सीजन में 6 मैच खेले हैं, जिनमें से उसने 4 में जीत दर्ज की है। 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। फहरिस्त में गुजरात टाइटंस चौथे नंबर पर है, जबकि इस सीजन में 3 बार मुसलसल जीत हासिल करने के बाद मुंबई इंडियंस को आखिरी मैच में पंजाब किंग्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई ने अब तक इस सीजन में 6 मैच खेले हैं, जिनमें उसे 3 में जीत हासिल हुई है, जबकि 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 3 फहरिस्त में 7वें नंबर पर है और आज के इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की कोशिश होगी कि जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की, तो वहीं मुंबई इंडियंस जीत की पटरी पर आना चाहेगी। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 रन से हरा दिया। इस सीजन में दिल्ली की ये दूसरी जीत है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने मुकर्ररा 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाए थे। दिल्ली के लिए मनीष पांडे और अक्षर पटेल ने 34-34 रन बनाए। जीत के 145 रन का निशाना हासिल करने की कोशिश में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मुकर्ररा 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 137 रन ही बना सकी। और हैदराबाद की तरफ से मयंक अग्रवाल ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए। वहीं हुनर कैचक्लांस ने 19 गेंदों में 31 रन का स्कोर किया। ओलंपिक में तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु और भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल आज से शुरू होने वाली बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में सिंगल्स जुमरे में भारतीय चैलेंज की क़यादत करेंगी। ये इस टूर्नामेंट का 40वां एडिशन है। सिंधु और साइना के अलावा इस टूर्नामेंट में भारत की तरफ से किदाम्बी श्रीकांत, एच.एस. पूर्णिया और लक्ष्य सेन भी शिरकत कर रहे हैं। वहीं मर्दों के डबल्स में सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और खवातीन सिंह डबल्स में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी अपना चैलेंज पेश करेगी। और नाज़रीन, अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।